तो डाटा सफिशिएंसी में कितना सवाल हुआ था? 12। 13 नंबर सवाल से कंटिन्यू करना है। ट्राई किया था बनाकर। डाटा सफिशिएंसी सवाल नंबर 13। ये रहा 13वां नंबर सवाल। दिया हुआ है किसी त्रिभुज के 3 कोनों में से प्रत्येक का माप क्या है? ट्रायंगल में कितना कोण होता है? 3 कोण होते हैं। उसमें से बताना है प्रत्येक कोण की माप कितना कितना है। तो अपने पास ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं। इन तीनों कोनों का माप निकालना है कितना होगा। ठीक है। अगर ट्रायंगल अपने पास ए बी सी है तो आपको बताना है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मान कितना कितना होगा, ये बताइए। प्रत्येक का माप निकालना है। तो प्रत्येक का माप किस स्टेटमेंट से निकलेगा आपको ये बताना है। पहला नंबर कथन क्या कहता है कि दो कोनों का माप 90 डिग्री है। दो कोण का माप, आप कोई भी दो एंगल को जोड़िएगा 90 डिग्री बोल रहा है। तो सपोज अगर मान ले कि हम ए और बी को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? ए और बी को। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का मान यहां पर 90 डिग्री है और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 होता है। तो इस हिसाब से एंगल सी का मान कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो एंगल सी का मान 90 आ गया, लेकिन इसमें एंगल ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा पता चलेगा? नहीं। योगफल से हम दो अलग अलग व्यंजकों का मान नहीं निकाल सकते। तो पहला कथन से हम केवल एक कोण का माप निकाल सकते हैं, बाकी दो अन्य कोण में से प्रत्येक की माप कितना है ये हमें पता नहीं चलेगा। दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। दिया गया ट्रायंगल क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब है कि किसी भी एक कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो अगर किसी भी, जैसे मान के चलो ए का मान हम 90 डिग्री ले लेते हैं या बी का मान हम 90 डिग्री ले लेते हैं, तो ए का मान अगर 90 होगा तो एंगल बी प्लस एंगल सी का मान भी 90 होगा। ठीक है। तो इसमें बी और सी कितना कितना होगा पता नहीं चलेगा, तो दूसरा से भी नहीं पता चलेगा। जो स्थिति पहला स्टेटमेंट का है सेम वही स्थिति दूसरे का भी है। अब ना तो पहला से पता चल रहा है ना तो दूसरा से। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों को कंबाइन करने से ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज दिख रहा है कि नहीं। तो पहला से भी पता नहीं चल रहा है, दूसरा से भी पता नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर 4, ना तो पहला और ना ही दूसरा। बढ़े आगे। सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि किसी भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। कोई भी भूखंड है उसका एरिया निकालना है। ठीक है। आपको बताना है कि उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब भूखंड कैसा भी हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है। केवल हमें क्षेत्रफल पता करना है। पहला नंबर कथन कहता है कि उस भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/3 है। यानी अगर आप लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई का 5/3 गुना है, अर्थात चौड़ाई अगर 3 है तो लंबाई 5 होगा। तो ये केवल लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, रेशियो है। और रेशियो में भैया यहाँ पर अगर 5 होता है तो ये 3 होता है।
तो अनुपात से हम ना तो लंबाई निकाल सकते ना तो हम चौड़ाई निकाल सकते, है ना, क्योंकि अनुपात से संख्याएं निश्चित रूप से मालूम नहीं होती है। तो लंबाई और चौड़ाई पूरा पूरा एग्जैक्ट पता नहीं, इसलिए यहाँ पर एरिया का भी पता नहीं चलेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 10 मीटर है। आपसे सवाल में दिया है कि लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर है, तो अंतर 10 दिया हुआ है। इसमें लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है पता नहीं है, तो दूसरे से भी नहीं निकलेगा। अब हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके चेक करेंगे कि भैया निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो एक स्टेटमेंट में रेशियो पता है, दूसरे में अंतर पता है कि नहीं। तो रेशियो पता ही अंतर पता है, तो अनुपात का अंतर निकल जाएगा। तो इससे हम लोग लंबाई भी निकाल सकते हैं और चौड़ाई भी, और लंबाई या चौड़ाई निकल जाएगा तो एरिया भी निकल जाएगा। यानी पहला और दूसरा से पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 5, पहला और दूसरा दोनों कथन पर्याप्त होगा। दोनों को मिलाएंगे आंसर आ जाएगा। आंसर एरिया कितना आएगा हमें ये नहीं देखना है, बल्कि एरिया निकलेगा किससे बस ये पता कर लेना है। कौन का माप पूछा है ना, भुजा का मान पूछ रहा है। यहाँ देखो ना क्या कहता है, प्रत्येक का माप क्या है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों में कौन लिखा ना, तो कौन कह रहा है तो कौन का माप निकालना है। क्लियर, बड़े आगे। चलिए सवाल नंबर 15। 15वां नंबर सवाल में कहता है कि बेटे की आयु कितनी है ये बताइए। पुत्र का एज पूछ रहा है ना, तो पुत्र की आयु कितनी है ये निकालना आपको। पुत्र की आयु ज्ञात करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि माता की आयु बेटे की आयु की तिगुनी है। कहता है कि माता का जो उम्र है वो पुत्र की उम्र का तिगुना है। यानी पुत्र 1 इकाई का है तो माता 3 इकाई का है। अनुपात से उम्र एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है, अनुपात से कोई भी संख्या निश्चित रूप से मालूम नहीं होती है। दूसरा कहता है कि माता की आयु पिता की आयु का 3/4 है। कहता है कि माता का जो उम्र है वो पिता के उम्र का 3/4 है, यानी 3:4 है। जो 48 वर्ष के हैं, जो कितने वर्ष के हैं, तो आपको पता है ना कि जो से जुड़ा हुआ सब नजदीक वाले के लिए आता है। तो नजदीक में कौन है, पिता। इसका मतलब कि पिताजी की उम्र कितना है, 48 वर्ष है। और अनुपात में पिता कितना है, तो 4 बराबर अगर 48 होगा तो 1 बराबर 12, तो 3 बराबर, तो माता जी की उम्र आ जाएगा 36 वर्ष। और हमें निकालना था किसका उम्र, पुत्र का। इसका मतलब कि दूसरे स्टेटमेंट से भी पुत्र का उम्र नहीं निकलेगा, दूसरे स्टेटमेंट से केवल माता और पिता का उम्र निकलेगा। अब हमारे पास एक अंतिम उपाय बचा हुआ है कि हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके चेक करें। निकल गया बाबू तो 5, नहीं निकला तो 4। तो पहला में माता और पुत्र के आयु का रेशियो दिया है, दूसरे में माता और पिता की उम्र मालूम चल गया है। तो जब माता की उम्र 36 है तो अनुपात में 3 हो जाएगा, तो इससे पुत्र का उम्र निकल जाएगा। यानी पहला और दूसरा पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 5। कोई दिक्कत। डाटा सफिशिएंसी जो होता है वो प्रत्येक चैप्टर का होता है। आप जितने भी अर्थमेटिक में या एडवांस में कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उन सभी टॉपिक का आप डाटा सफिशिएंसी बना सकते हो। इससे आपको जो किसी भी सवाल के अंदर जो हमें डाटा चाहिए उसका ऑब्जर्वेशन करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। किसी भी सवाल का आंसर निकालने के लिए हमें क्या क्या डाटा चाहिए, ठीक है। नोट कर लिए, बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करके देखो। सवाल नंबर 16। 16 नंबर क्या कहता है कि संयुक्त व्यवसाय में होने वाले लाभ में आर का हिस्सा क्या है।
आर को कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ये बताना है। ठीक है, पार्टनरशिप का ये सवाल आ गया है, तो हमें आर का हिस्सा निकाल लेना है। आर का हिस्सा, अब इसमें ना आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है बाबू, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ सभी का, केवल ए और सी, केवल बी और सी, सभी ए बी सी या सभी अपर्याप्त है। तो आपको ना ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है कि भाई कौन सा आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है, अच्छा पहला नंबर अगर हम स्टेटमेंट चेक करते हैं ए, तो ए कहता है कि क्यू 8,000 रुपया निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। यानी पहले नंबर स्टेटमेंट में केवल क्यू की पूंजी पता है कि नहीं? क्यू का पूंजी कितना दिया है, तो पूंजी से मेरे भाई आर का प्रॉफिट नहीं निकलेगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि 3 महीने बाद आर व्यवसाय में शामिल हुआ है। आर का जो समय है वो बिजनेस के समय से 3 महीना कम है, यानी पूरा समय अगर हम टी मानते हैं तो इसमें इसका समय है भैया टी माइनस 3 महीना। 3 महीना यानी 1/4 वर्ष। ठीक है, 3 महीनों को साल में चेंज करोगे 1/4 आ जाएगा। तो कुल समय यहाँ पे पता है और समय से कभी प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तीसरा नंबर स्टेटमेंट है कि पी 4 माह बाद 12,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हुआ। सवाल में देखिए पी की पूंजी दिया हुआ है, पी की पूंजी कितना है मेरे बाबू, 12,000, और समय है कहता है 4 माह बाद, यानी अगर इसका समय निकालूंगा पी का तो 4 महीना बाद अगर टोटल समय टी है तो इसका हो जाए 1/3 फाइनल, ये इसका समय हो गया। तथा कुल लाभ में उसका हिस्सा 6,000 है। यहाँ पे देखिए इसका लाभ दिया हुआ है कितना, 6,000। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में केवल पी का जिक्र है, हमें आर का हिस्सा निकालना है, तो तीसरा से भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब अलग अलग तो निकाल लिया, अब ऑप्शन के हिसाब से चलता है। ऑप्शन में कहता है कि ए और सी, तो ए और सी को मिलाकर चेक करना है कि ए और सी को मिलाने से निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो पूंजी दिया है वो कितना दिया है, 8,000, इसका पूंजी है 12,000, इसका समय है t-1/3, t-1 क्या है 3, इसका समय भैया यहाँ पर टी ले सकते हैं क्योंकि बिजनेस क्या किया है, प्रारंभ किया है। तो व्यवसाय अगर आरंभ करेगा तो इसका मतलब पूरे समय तक रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 8,000 रुपया लगाता है कितने समय के लिए, टी समय के लिए, क्योंकि मेरे को ये बात पता है। ठीक है, अब अगर बात यहाँ पर देखोगे तो इसमें हिस्सा किसका निकालना है, आर का, तो इसमें क्यू और क्या आ रहा है, पी आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्यू और पी आ रहा है, आर तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आर का प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें आर का कोई जिक्र नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा में क्या बोलता है, बी और सी, बी और सी को ऐड करके देखना है। तो बी और सी में देखिए आर का समय पता है लेकिन इसकी पूंजी मालूम नहीं है कि नहीं, तब पूंजी भी पता नहीं है, समय भी पता नहीं है, तो एक इक्वेशन से डबल आप व्यंजक का मान तो निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर मैं इसका पूंजी मान भी लेता हूं कि आर का पूंजी आर है तो इसका समय आ जाएगा t-1/4, इसका पूंजी कितना दिया हुआ है 12,000, क्लियर है, और इसका समय है t-1/3। अब जब हम बात करेंगे प्रॉफिट का, क्योंकि हमने कल ही बताया था कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, तो पूंजी और समय गुना करेंगे लाभ का रेशियो निकलेगा। तो यहां पर तो भैया मेरे आर का तो लाभ ही पता नहीं है मेरे को, है कि नहीं, तो लाभ भी पता नहीं है, पूंजी भी पता नहीं है, समय भी पता नहीं है, इसका मतलब कि भाई यहां से इसका प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर हम पहला कहता है तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे ए बी सी तीनों कंबाइन करना है, ए बी और सी तीनों कंबाइन करना है, तो तीनों कंबाइन करके चेक करते हैं। अब तो तीनों कंबाइन करके अगर चेक करोगे तो इस हिसाब से पहला किसको मिलाएगा, देखो क्यू और पी को मिलाते हैं, तो क्यू और पी मिलाएंगे तो इसका पूंजी पता है, इसका भी पूंजी पता है, समय इसका कितना दिया हुआ है t-1/3, इसका समय तो टी लेना पड़ेगा, बट इसका यहाँ पे प्रॉफिट पता है, नहीं पता है, तब प्रॉफिट भी पता नहीं है, समय भी पता नहीं है, तो यहां से भी भैया नहीं निकलेगा। ठीक है, कुछ भी कर लो यहाँ पर इसका आंसर निकलने वाला ही नहीं है, यानी कि सभी क्या है, अपर्याप्त है, किसी से भी नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे अगर क्यू का लाभ अगर दे देता ना तो निकल जाता, लाभ दे देता तो हम समय निकाल लेते, और समय अगर पता चल जाता तो समय का मान रख देते, तो आर का फिर भी नहीं निकलता, क्योंकि आर का पूंजी भी पता नहीं है, साथ ही साथ लाभ भी पता नहीं है।
कम से कम आर का पूंजी मालूम होना चाहिए था। हो गया। सवाल नंबर 17वां। 17 कहता है कि 1 दर्जन नारंगी का मूल्य निकालना है। ठीक है, 1 दर्जन नारंगी का निकालना है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 12 नारंगी का प्राइस कितना है ये पता कर लो। क्लियर है? ठीक है, सभी दर्जन में है तो भी कोई दिक्कत ना है बाबू, सीधा 1 दर्जन यानी हम नारंगी का प्राइस निकालेंगे। पहला नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है कि 2 दर्जन नारंगी, 2 दर्जन नारंगी प्लस 1 दर्जन केला का मूल्य है 110। 2 एलिमेंट है, नारंगी का पता नहीं चलेगा, अगर केला का रेट पता होता तो नारंगी निकाल लेते। दूसरा है कि 3 दर्जन सेव प्लस 1 दर्जन केला का मूल्य 170। इसमें नारंगी का कोई जिक्र नहीं है, केवल दूसरा से भी नहीं निकलेगा। फिर 1 दर्जन नारंगी और 1 दर्जन सेव का मूल्य है 95 रुपया, तो यहाँ पर सेव का पता नहीं, इससे भी नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कि 3 स्टेटमेंट है, कितना स्टेटमेंट है, और व्यंजक भी 3 है। इसका मतलब जब आप तीनों को मिलाओगे ना, जब स्टेटमेंट कितना हो 3 और समीकरण भी कितना हो 3 ही है, ठीक है, 3 समीकरण बन रहा है और 3 अज्ञात व्यंजक भी है। अगर 2 समीकरण है तो 2 अज्ञात व्यंजक होना चाहिए, 3 समीकरण है तब 3 अज्ञात व्यंजक होना चाहिए, तभी आप अलग अलग मान निकाल सकते हो। तो अपने पास 3 समीकरण भी है, 3 अज्ञात व्यंजक भी है। इसका मतलब कि जब हम तीनों को मिलाएंगे तब जाकर यहां पर नारंगी या फिर सेब या फिर केला का मूल्य पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 4 सभी ए बी और सी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मिला दोगे तो यहां से केला कैंसिल हो जाएगा, नारंगी और सेब आ जाएगा, और नारंगी और यहाँ पे सेब को कैंसिल करेंगे तो नारंगी का प्राइस निकल जाएगा। कोई भी पहले 2 समीकरण को माइनस करिए, तीसरे समीकरण को लेकर आइए, जिसका मान निकालना है आपको पता चल जाएगा। क्लियर? बढ़ा जाए, सॉल्व करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम माइनस, ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण, और ये हो गया समीकरण थर्ड। तो पहले फर्स्ट में से माइनस करना है किसको, सेकंड को, तो केला कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका नारंगी और सेव, फिर 3 से गुना कर दीजिए इसको तीसरे समीकरण को, और फिर भैया जो तीसरा मिलेगा या जो चौथा समीकरण मिलेगा उसमें से तीसरा क्या करना है, घटा देना है, समझा। तो आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 18। आंसर तो हमको लाना ही नहीं है, सबसे पहली बात हमको आंसर क्या लाना है कि आंसर निकलेगा किससे, है कि नहीं। हमें केवल बताना होता है कि आंसर हम किससे निकाल सकते हैं। रामू को विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त हुए बताना है, हमें साइंस का बताना है नंबर किसका, रामू का। तो रामू का
साइंस का नंबर क्या है बच्चा, ये बताने का है। पहला नंबर देखिए, कहता है कि मोहन को विज्ञान और गणित में कुल 130 अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे देखिए, कहता है कि मोहन को साइंस ऑफ प्लस मैथ में कुल मिलाकर 130 नंबर मिला है। तो ये मोहन का डिटेल है। यहाँ पे रामू से कोई मतलब नहीं है। आगे है कि रामू के गणित में अंक मोहन के गणित सॉरी रामू के विज्ञान में अंक मोहन के गणित के अंक से 10 अधिक है। देखो, रामू का जो साइंस का नंबर है वो कहता है कि मोहन के मैथ वाला नंबर से ज्यादा है कितना। तो मोहन का मैथ का नंबर मालूम होना चाहिए, तभी रामू का साइंस का निकलेगा। तो यहां पर केवल दूसरे स्टेटमेंट से भी नहीं निकलेगा। अब आइए तीसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। मोहन ने विज्ञान में 60 अंक प्राप्त किए। मोहन का साइंस का सब्जेक्ट कितना दिया है नंबर 60, तो यार तीसरा से भी नहीं निकलेगा, है ना। अब देखो, कंबाइन कर करके चेक करो भैया। पहला ऑप्शन में क्या करता है, ए और सी। तो क्या ए और सी को मिलाने से काम होगा? यहाँ पे केवल मोहन का मैथ कैंसिल होगा, बाकी मोहन का साइंस और यहाँ पर बच जाएगा यहाँ रामू का साइंस। तो पहला और तीसरा है। अच्छा, पहला और तीसरा है। तो पहला और तीसरा में आओगे तो मोहन का क्या हो जाएगा, साइंस सब्जेक्ट का नंबर यहाँ से माइनस करोगे तो मैथ वाला निकलेगा, और हमको रामू का साइंस चाहिए, तो पहला और तीसरा से नहीं निकलेगा। चलिए, यहाँ पे कहता है ए और बी। ए और बी मिलाएंगे बच्चा मेरे, तो मोहन का मैथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मोहन का साइंस और रामू का साइंस का अंतर निकलेगा या फिर योगफल निकलेगा, इससे भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए, तीसरा कहता है कि बी और सी से कोई फायदा होगा? तो भाई यहाँ पर देखिए, मोहन का मैथ, यहाँ पे मोहन का साइंस है, नहीं होने वाला है। तो ए बी सी कहता है कि तीनों मिला दो, तो भाई तीनों मिलाने से तो निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे साइंस वाला उठा के यहाँ पे डाल देंगे, मैथ वाला निकल जाएगा, मैथ वाला यहाँ पर ले आएंगे तो भाई रामू का साइंस निकल जाएगा। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही क्वेश्चन मिलाने से काम हो जाता है। नोट कर लिया? सवाल नंबर 19। चलिए, 19वां नंबर सवाल कहता है कि 12 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगी। पहला स्टेटमेंट है कि 15 पुरुष और 8 महिलाएं काम को 10 दिन में करेगी। क्लियर? तो इससे हम केवल मैन और वोमेन का एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। दूसरा नंबर है कि 12 पुरुष तथा 14 महिलाएं मिलकर उसी काम को 10 डेज में पूरा करेगा, इससे भी एफिशिएंसी निकलेगा। और एफिशिएंसी से हम महिला और यहाँ पे केवल पुरुष का टोटल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन अलग अलग है इसलिए हम नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ है कि 10 पुरुष काम को 19 दिन में करता है। 10 पुरुष कितना दिन में करता है, 19 दिन में। तो यहाँ पर भी आदमी का एफिशिएंसी निकलेगा और हमको दोनों का काम करने का समय निकालना है। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को मैच करोगे ना सर, फर्स्ट और किसको, सेकंड को, तो यहां पर देखो इसमें से एफिशिएंसी निकल जाएगा। भाई यहाँ पर एफिशिएंसी निकल जाएगा कि कौन आदमी कितना। देखो, फर्स्ट और सेकंड को जब मैं मिलाऊंगा तो आदमी और औरत का एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा, और औरत आदमी का एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया तो फिर आप चाहोगे तो इसे मिलाओगे तो टोटल वर्क यहां से आ जाएगा, और फिर यहाँ पर एफिशिएंसी निकालकर भाई टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। यानी ए और बी मिलाएंगे तो काम हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप बी और सी मिलाओगे, बी और सी, तो भी यहाँ पे मैन और वोमेन का एफिशिएंसी निकलेगा। अगर आप ए और सी मिलाओगे
तो भी मैन और वोमेन का एफिशिएंसी निकलेगा। और अगर यहाँ पे एफिशिएंसी मालूम हो गया तो वर्क आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल के दिखा दे। देखो यहां से 10 दिन में कितना काम हो, 10 दिन में कितना आदमी का जरूरत पड़ रहा है, तो एक दिन में काम खत्म करने के लिए 150 आदमी चाहिए और प्लस 80 औरत। यहाँ पे एक दिन में खत्म करने के लिए देखो कितना चाहिए, तो 120 आदमी अब प्लस 140 औरत चाहिए। या ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ भी 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, यहाँ भी 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों का एफिशिएंसी बराबर है। अगर समय बराबर हो तो एफिशिएंसी भी बराबर होता है। टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी 15 आदमी प्लस 8 औरत बराबर है 12 आदमी प्लस 14 औरत। क्लियर है? मैन को इधर लेके आएंगे, कितना आ जाएगा बच्चा लोग, तो 3 मैन अब बराबर हो जाएगा 6 वोमेन। मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 2:1। यानी आदमी 2 काम करता है तो औरत 1 काम। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं आप यहाँ से। टोटल वर्क कितना, देखो आदमी कितना काम कर रहा है बताओ, 15 है, तो एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 15 कितना हो जाएगा 30। या एक औरत का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 8 का 8, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 38 होगा। तो टोटल वर्क हो गया 38। अब इसी 38 वर्क को करने के लिए कौन आएगा, 12 आदमी 6 औरत। एक आदमी का एफिशिएंसी कितना दे रखा है 2, और औरत का कितना दे रखा है 1, तो 24 और प्लस 6 30 काम होता है एक दिन में। और टोटल काम करना कितना है, निकल जाएगा दिन। तो कोई भी आप 2 इक्वेशन को ले लोगे ना, तो इससे आपका ये पता चल जाएगा कि 12 आदमी और 6 औरत काम को कितना दिन में करता है। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा 4। कोई भी 2 कथन। अकेले अकेले अगर निकालोगे तो एफिशिएंसी नहीं निकलेगा। कोई भी 2 इक्वेशन को मिलाओगे तो एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा। और एफिशिएंसी अगर पता चल गया तो समय आसानी से निकल जाएगा। फाइनल, बड़े आगे। ये एफिशिएंसी निकालना, इसकी कोई जरूरत है नहीं, बस सवाल में ये बताना किससे आप आंसर निकाल सकते हो। सवाल नंबर 20, दो संख्याओं का योगफल कितना ये बताना है। दो संख्या एक्स और वाई मान लीजिए, तो एक्स और वाई का योगफल निकालना है। पहला स्टेटमेंट है कि बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या से 6 बड़ी है, यानी एक्स और वाई का डिफरेंस 6, अंतर से योगफल पता नहीं चलेगा। दूसरा है कि छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। छोटी संख्या यानी कि वाई, वाई का 40% यानी कि 2/5 भाग बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, यानी 3/10 के क्या कहता है बराबर है। यहां से आप चाहोगे तो एक्स और वाई का रेशियो केवल निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y, यहाँ पे 5 दूना 10, 2 से काट दो तो यह आ जाएगा आपका 4y, अब बराबर हो गया 3x। यहां से x रेशियो y निकालना चाहोगे तो 4:3 निकल जाएगा। तो अनुपात से भी संख्या पता नहीं चलेगा। क्लियर? लेकिन फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे ना तब काम हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दें तो क्या हमारा काम नहीं होगा, अनुपात पता है, ये अंतर पता है, एक फल निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से निकल रहा है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या के आधे छोटी संख्या के 1/3 का अनुपात 2:1 है। बड़ी संख्या यानी x का आधा और छोटी संख्या y का 1/3 का जो रेशियो दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो एक्स वाई का रेशियो निकालना है तो नीचे नीचे गुना करना होगा, यानी 4 कितना आ जाएगा 3। यानी अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को भी मिला दूंगा ना सर तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा से भी निकलेगा और पहला और तीसरा से भी निकलेगा। क्लियर? लेकिन जब भी हम दूसरा और तीसरा को मिलाएंगे तो नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों में अनुपात ही है। तो पहला है पहला तथा दूसरा, ठीक है, पहला तथा तीसरा, ठीक है, ये भी हो रहा है ना, पहला दूसरा से भी निकल रहा है, पहला और तीसरा से भी निकल रहा है। तीनों में से कोई भी दो
ये नहीं हो सकता है। कोई भी दो का मतलब आप दूसरा तीसरा लोगे तो भी निकल जाएगा। संभव है? नहीं। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होना चाहिए था पहला और दूसरा या तीसरा। पहला के साथ या तो दूसरा मिला दो या फिर तीसरा मिला दो। क्या? डी? डी कैसे लोगे बताओ? तीनों में से कोई भी दो लोग निकल जाएगा। अगर हम बोले कि दूसरा और तीसरा ले लो तो निकाल के दिखाओ मेरे को। हाँ, दूसरा तीसरा से निकाल लोगे तुम? दूसरा में भी अनुपात है, तीसरा में भी अनुपात है, कहां से निकलेगा बताओ? बकलोला कहेगा। तुम जब बोला कि तीन में से कोई भी दो, तो तीनों में से कोई भी दो से आंसर निकल जाएगा, तो तुम दूसरा तीसरा से निकाल के दिखाओ ना मेरे को। देखो, तुम चौथा ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं बताओ? पगला हो गया है ये आदमी, बौड़ा गया है। हो गया। सवाल नंबर 21। 21वां सवाल है, कोई वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये बताइए। प्रॉफिट परसेंट बताना है बाबू, ठीक है। पहला है कि अंकित मूल्य पर 5% बट्टा दिया गया है। अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दिया है? तो इसमें केवल डिस्काउंट पता है 5%। तो डिस्काउंट से प्रॉफिट का प्रतिशत नहीं निकलेगा। प्रॉफिट तब निकलेगा जब आपको सीपी और एसपी पता। बट्टा नहीं दिया जाए तो 20% का लाभ हो। दूसरा कहता है कि अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तब प्रॉफिट का प्रतिशत कितना हो रहा है? 20% हो रहा है ना? डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो, डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? तो इसका मतलब कि इस सवाल के अंदर बट्टा दिया गया होगा, है ना? और सवाल में कहता है कोई वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा। कैसे बताओ? इसमें तो कंडीशन जोड़ दिया है कि यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाए। नहीं दिया जाने का मतलब क्या हुआ? कि जब हम वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच देंगे तब लाभ कितना होगा? 20% का। और सवाल में क्या पूछा है? कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसका मतलब कि अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो यहां से 20% का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो दूसरा से निकल जाएगा, है ना? क्योंकि डिस्काउंट अगर नहीं देते, डिस्काउंट यदि हम नहीं देते, इसका मतलब होता है कि अगर सवाल में जो आपका अंकित मूल्य है वही क्या बन जाए? सेलिंग प्राइस बन जाए। तो अगर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो तो प्रॉफिट कितने का होगा? तो हम अंकित मूल्य पर ही बेच देंगे, 20% का लाभ हो जाएगा, है कि नहीं? तीसरा क्या कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 है। तीसरा नंबर है कि सिप्पी कितना दिया हुआ है। तो सिप्पी से प्रॉफिट पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, है ना? तो केवल तीसरा से ही पता, सॉरी, केवल दूसरा से पता चल जा रहा है। पहला है केवल एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या देंगे?
हो गया। सवाल नंबर 22 कहता है कि ट्रेन एक्स कितने समय में विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन वाई को पार करेगी। हमें बताना है एक्स का समय, वाई को पार करने में कितना लग रहा है। ट्रेन एक्स एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, यानी सिग्नल पोस्ट को पास करने का मतलब अपनी लंबाई को पास करना, यानी एक्स जो है अपनी लंबाई को पार करने में 6 सेकंड ले रहा है, तो टाइम ऑफ एक्स हो गया 6 सेकंड। हमें बताना है एक्स वाई को पार करने में कितना समय लेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए एक्स और वाई का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई। एक्स और वाई का डिस्टेंस जोड़ना होगा और यहां पर डिवाइड करना होगा स्पीड ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ अच्छा यहाँ पे एक्स लिखा गया, डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहा है तो स्पीड जुटेगा, यानी स्पीड ऑफ एक्स अब प्लस स्पीड ऑफ वाई, तो निकल जाएगा एक्स जो है वाई को पार करने में कितना समय ले रहा है। यहाँ पे केवल एक्स का समय दिया हुआ है तो यहां से पता नहीं चलेगा। दूसरा, ट्रेन एक्स तथा वाई की चाल में 3:2 का रेशियो है। एक्स और वाई के चाल का रेशियो दिया है 3:2। ये रेशियो किसका है, स्पीड का। तो रेशियो से ना तो स्पीड पता चलेगा ना ही टाइम पता चलेगा। दोनों ट्रेन की कुल लंबाई 500 मीटर है, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे एक्स और प्लस वाई बराबर कितना दिए 500। तो केवल डिस्टेंस से टाइम पता नहीं चलेगा। अब यहां पर अगर आप चाहो तो अलग अलग कंबाइन करके चेक कर सकते हो। पहला है केवल ए, नहीं होगा। केवल बी, नहीं होगा। ए और बी, तो ए में यहाँ पे टाइम पता है और इसमें स्पीड का रेशियो पता है, तो यहाँ ए और बी से भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब सभी अपर्याप्त है, किसी को मिलाने से कोई फायदा होगा नहीं, आंसर निकलेगा ही नहीं। हाँ, हो गया, क्लियर।